राजा, किसान और नगर, ठीक है, किनशिप, टाउन एंड, ठीक है, ये चीज है। अब बेसिकली है क्या, ये है क्या, ये एक सब वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। कब की हो रही है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मतलब यहाँ पे वेदों का पीरियड जिसको बोला गया, ठीक है, वेदों का काल। ये कब से कब की बात हो रही है, ये हो रही है हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्ष बाद की, ठीक है। इतने लंबे टाइम के बाद की बात हो रही है किसी चीज की, वैदिक वेदों की रचना हुई थी, ठीक है। अब जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो हमें पढ़ना है 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या चीजें हुई वो हमें देखना है इसके अंदर, ठीक है। कोई डाउट हो पूछ लेना, बिना डाउट क्लियर मत जाना, ठीक है। वैसे तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में अच्छे हो, एक्सपर्ट हो, है ना। यहाँ चीज होती है, जब वेदों की रचना होती है तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की, ठीक है। वेद है कितने हमारे समाज के अंदर, 4 है ना, 4 वेद है, ऋग्वेद, अर्थवेद, समवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद है। इन चारों वेदों के बाद यहाँ पे धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों की भी तो रचना होने लगी थी, होने लगी थी ना, क्लियर है। अब बेसिकली हमें इस पीरियड के अंदर पढ़ना क्या है, हमें इसी पीरियड के अंदर पढ़ना है। इस पीरियड के अंदर हमें जो पढ़ना है, पहली चीज तो हमें पढ़नी है मौर्य, ठीक है, मौर्य शासन, मौर्य साम्राज्य। दूसरा में महाजनपद, क्लियर, जगह है, महाजनपद टॉपिक है, क्लियर। 16 महाजनपद थे। उसके बाद हमें यहाँ ये पढ़ना है, महाजनपदों के बाद क्या पढ़ना है, और हमें दक्षिण के सरदार सरदारी, दक्षिण के राजा, सरदार और सरदारी, ठीक है। ये चीज यहाँ पढ़नी है हमें, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे धीरे, कहानी यहाँ से होती है। देखो, ब्रह्मी और खरोष्टी, ब्रह्मी लिपि और खरोष्टी, ये 2 लिपियां थी, क्या थी, ये लिपियां थी। और ये लिपियां कब की, अशोक के समय काल की थी, ठीक है। सम्राट अशोक के कार्यकाल की थी ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि। और जब ये सम्राट अशोक के कार्यकाल की थी तो इसको पढ़ा कब गया, बहुत बाद में। और पढ़ने वाला कौन था, पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप। क्यों, अशोक ने ब्रह्मी लिपि का पता कहां से चलता है, ब्रह्मी लिपि का पता कहां से चलता है, क्योंकि अशोक ने जो स्रोत मिले थे, अशोक के स्रोत क्या क्या थे, एक तो साहित्यिक, साहित्यिक मतलब क्या होता है, जो किताबें वगैरह लिखी जाती हैं, जो ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं, वहां पे ये ना साहित्यिक होते हैं ना। दूसरा अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभिलेख, स्क्रीन करके लिखे जाते थे ना, पत्थर पे, पत्थर पे लिखे जाते हैं ना ये। जस्ट एग्जाम्पल, तुम लोग कहीं गए होगे मोन्यूमेंट्स पे, मतलब कि कहीं कुतुब मीनार वगैरह गए होगे, कहीं लाल किला वगैरह गए होंगे, तो वहां पे एक पत्थर लगा होता है, वो पत्थर के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ ये चीजें हैं, और वो गड्ढे कर करके लिखे होते हैं। वो है क्या, बेसिकली वो इंस्क्रिप्शन ही तो है पत्थर पे। जो सबसे ज्यादा प्रचलित किसने करवाए थे, सम्राट अशोक ने करवाए थे। किसने करवाए थे, सम्राट अशोक ने करवाए थे, ठीक है। जेम्स प्रिंसिप ने 1830 के दौरान 1830s के अंदर इसका क्या करी थी, इसका अर्थ निकाला। और अर्थ में एक सबसे ज्यादा शब्द था पियादसी। क्या, पियादसी, पियादसी मतलब साफ लिखा हुआ है कि इस शब्द का मतलब होता है सुंदर मुख वाला, सुंदर मुख वाला। क्या होता है, सुंदर मुख वाला, एक आकृति होती है। और बेसिकली यूज किसे किया जाता था, ये यूज किसको किया गया, किसके लिए किया गया था, ये वर्ड यूज किया गया था अशोक के लिए।
सम्राट अशोक के लिए यूज किया गया था। किसके लिए यूज किया गया था? किसके लिए? अशोक के लिए। ठीक है, यहां तक सिर्फ अभिलेख नहीं, अभिलेख नहीं, सिक्के भी। क्या? सिक्के भी पता चलता है। किस पे? सिक्कों पे भी पता चलता है। आज के टाइम पे सिक्कों का क्या सिस्टम है? कुछ लिखा होता है सिक्कों पे? आज के टाइम पे लिखा होता है भाई, ये सिक्का है, ये अशोक स्तंभ में बना हुआ है ना, पीछे लिखा हुआ है क्या? इंडिया। और ये क्या लिखा हुआ है? 5 रुपए भारत, यानी कि भारत का 5 रुपए का कॉइन है। ऐसी कोई राजा या कोई व्यापारी अपने वो जो सिक्के इशू करवाता था, तो वो भी कुछ ना कुछ अपने बारे में लिखवाएगा ना। सिक्के पे उस टाइम पे रुपए के रूप में तो चलते ही चलते थे ना, तो ये चीज यहाँ पे थी। ठीक है, अब पता क्या चलता है कि जो अभिलेख शास्त्र होते हैं ना, अभिलेख शास्त्री, अभिलेखों का अध्ययन करने वाला, नहीं ना, क्योंकि इजी थोड़ी है। अब मान लो ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ना है हम लोगों से, लैंग्वेज है, कई सारी लैंग्वेज है हिंदी के अलावा और इंग्लिश के अलावा, गुजराती हमें पढ़ी ही नहीं जाती, लेकिन अगर हमें सिखाई जाए, उसका मतलब निकाला जाए, या फिर हमें उसके जो वर्ड है जिसको हम काका का बोलते हैं, अल्फाबेट बेसिक जो वर्ड होते हैं, वो सिखा दिया जाए, तो हम मिला मिला के तोड़ मोड़ करके पढ़ लेंगे ना। वो बात अलग है कि मतलब कुछ और निकले, है ना। तेलुगु भी पढ़ लेंगे, तमिल भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमें सिखाएगा। लेकिन जो चीज के बारे में पता ही नहीं था, उसको पढ़ा कैसे गया? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्रोतों को, सोर्स को इकट्ठा किया होगा ना जेम्स प्रिस्म के द्वारा, और उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की मदद करी होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कुछ जो वर्ड यूज होते थे, जैसे कि संस्कृत वगैरह, उन शब्द को भी तो कहीं ना कहीं यूज किया गया होगा ना। और जब उन शब्दों को मिलाकर देखा गया, तो उन्होंने क्या निकाला? अर्थ निकाला। और जो अर्थ निकाला वो पियादसी, पियादसी का मतलब क्या था? सुंदर मुख वाला। और एक कहाँ है? एक जगह नहीं मिलता, अभिलेखों के साथ साथ सिक्कों पे भी तो मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे हाँ या ना? ये चीज यहाँ पर थी। क्लियर? ये क्या है? ये क्वेश्चन आता है, ये सेम क्वेश्चन आएगा कि इतिहासकारों ने इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग करा। तो ये रहा साहित्यिक दंत कथाएं, सिक्के और अभिलेख। अच्छा, प्रिंसेप और पियादसी में कोई फर्क पता चला? कुछ डाउट है? जेम्स प्रिंसेप कौन था? एक अंग्रेजी ऑफिसर था जिसने क्या निकाला था? ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन करा था। कब करा था? 1830 के दशक के आसपास। ठीक है, 1830 के टाइम पे करा था। अब उसके मतलब क्या निकाला? तो उन्होंने एक शब्द का मतलब निकाला ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। पियादसी को क्या बताया उन्होंने? सुंदर मुख वाली आकृति का नाम। इसका पता कहाँ से चलता है उनको? अभिलेख, सिक्कों, साहित्यिक स्रोतों से उन्होंने इस चीज़ का यूज करा। और इसका यूज करने के बाद इसके बाद क्या, कई सारी चेंजेस, परिवर्तन आने लग गए ना। और ज्यादातर जो यूज किए गए थे वो किसके लिए यूज किए गए थे? सम्राट अशोक के लिए यूज किए गए थे। क्लियर? ठीक है, फिर आते हैं प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य में 16 महाजनपद। देखो, इस टाइम को जानने के लिए, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, इस टाइम को जानने के लिए इतिहासकार सबसे पहले दो धर्म के ग्रंथों को सबसे पहले उठाते हैं। पहला बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। रीजन क्या है कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसी समय काल की क्या है? उत्पत्ति है। ठीक है, और इसी टाइम पे इनकी क्या हो रही थी? इनके ग्रंथों की रचना हो रही थी। और ग्रंथों की जब रचना हुई, तो इस ग्रंथों की रचना में हमें इस चीज के बारे में विवरण मिलता है। क्या मिलता है? विवरण। क्या मिलता है? विवरण मिलता है। क्या मिलता है? विवरण की यहाँ क्या चीजें होती थी? 16 महाजनपदें होती थी। इन ग्रंथों में महाजनपद, कुल 16 महाजनपदें बताई। कितनी? 16 महाजनपदें बताई। ठीक है, और इन सबसे ज्यादा, इन महाजनपदों में सबसे ज्यादा समृद्धशाली और जो मजबूत थी वो थी मगध महाजनपद। क्या थी? मगध महाजनपद। बौद्ध धर्म जैन धर्म के ग्रंथों में तो पता चलता है महाजनपद के बारे में विवरण। और जब इन महाजनपदों के बारे में विवरण पता चलता है, तो उन्होंने दो चीज और बताई
पहला यहाँ पे लोहे का प्रयोग होने लग गया था इस टाइम पे। किस चीज का प्रयोग होने लग गया था? लोहे का। क्यों? क्योंकि लोहे की पता चल चुका था। और हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का पता नहीं चला था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? आयरन का, लोहे का। उनको लोहे के बारे में नहीं पता था। मैंने तुम्हें पढ़ाया है, पूरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने कहीं भी इस शब्द का यूज नहीं करा। मैंने जिप्सम का यूज करा है, मैंने सोने का यूज करा है, मैंने चांदी का यूज करा है, मैंने तांबे का यूज करा है खेतड़ी से, लेकिन मैंने इस चीज का यूज नहीं करा कि ये चीज वहां पे मिली थी। इस चीज का यूज कहाँ कर रहा हूं मैं? सेकंड चैप्टर के अंदर यूज कर रहा हूँ कि वो लोहे का प्रयोग करते थे। और जब लोहे का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? इसको आयरन युग भी कहा गया। क्या कहा गया? लोह युग भी कहा गया। क्योंकि इस टाइम पे लोह का प्रचलन हुआ था। और जब लोह का प्रचलन बढ़ेगा तो वो इससे क्या बनाएंगे? वो इससे उपकरण बनाएंगे ना। बनाएंगे उपकरण की नहीं बनाएंगे? कृषि के उपकरण बनाएंगे। जैसे कि फाल, खेत जोतने के लिए क्या बनाएंगे? लोहे का फाल देख लगा होता है ना हल के नीचे, ताकि वो बार बार मिट्टी से खराब ना हो, टूटे ना। वो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उपकरण बनाएंगे। उपकरण के साथ साथ फिर वो क्या बनाएंगे? लोहे से हथियार। और कहीं ना कहीं सिक्के में भी तो यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे कि मैं बता देता हूँ, इन महाजनपदों में बज्जीकुरु, पांचाल, ठीक है, गांधार, अवध, ठीक है, मगध, ये कुछ फेमस इसकी वो थी, क्या कहती है इसकी, कुरु, क्या थी इसकी, फेमस महाजनपद थी, ठीक है। लेकिन ऐसी 16 महाजनपदें थी। अब इन महाजनपदों की खासियत सुनो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी ना? हाँ, क्या हुआ बेटा? देखो, महाजनपद होती थी। इन महाजनपदों की सबसे पहली खासियत क्या होती थी कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। क्या होती थी? राजधानी होती थी। और राजधानी क्या करती थी? कंट्रोल करती थी किस चीज का? आर्थिक, राजस्व और सुरक्षा को लेकर। क्योंकि इस राजधानी की जिम्मेदारी क्या थी? सुरक्षात्मक थी ना। सुरक्षा थी कि नहीं थी? इस राजधानी को क्या होगी? सुरक्षित जगह होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब यहाँ पे शासन व्यवस्था भी थी। क्या थी? शासन व्यवस्था भी थी। और ये शासन व्यवस्था जो थी वो थी समूह शासन। क्या थी? समूह शासन, यानी ओलिगार्की। ठीक है। ओलिगार्की मतलब समूह शासन। समूह शासन मतलब कि कुछ लोगों का समूह हो गया, कोई एक राजा नहीं होगा, कोई एक राजा नहीं होगा, मेंबर ऑफ ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप क्या करता था? शासन करता था। कुछ लोगों का ग्रुप होगा और वो क्या बनाएगा? जैसे पंचायत होती है, पंचायत में क्या होता है? 5 लोग होते हैं ना, मिलके पंचायत का निर्माण करते हैं। ऐसे क्या था? इन महाजनपदों में क्या होता था? समूह शासन होता था, ओलिगार्की। क्या होता था? समूह शासन। और इस समूह में प्रत्येक व्यक्ति था वो क्या कहलाता था? राजा। क्या कहलाता था? क्या कहलाता था भाई? प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हाँ, ठीक है, राजा कहलाता था। और भगवान बुद्ध, और महावीर, वो भी ऐसे ही क्या थे? ऐसी कबीले से, गणों से क्या करते थे? वो संबंध रखते थे। क्या रखते थे? गणों से संबंध रखते थे। क्या होता था? गढ़ शासन होता था। और ये जो इनका होता था, ये लोग किस चीज पर नियंत्रण रखते थे? आर्थिक पे, आर्थिक स्रोत पे क्या रखते थे? नियंत्रण रखते थे। क्या गढ़ शासक होते थे। और इस गढ़ शासकों के अंदर क्या होता था कि समूह शासन होता था। गणों से संबंधित थे ना ये लोग, कबीलाई। माना जाता है भगवान बुद्ध भी क्या थे? एक राजा के परिवार से संबंध रखते थे। लेकिन ठीक है, वो कहानी अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। आर्थिक स्रोत पे इनका नियंत्रण रखते थे। इनकी राजधानी होती थी, तो राजधानी की क्या होती थी? सुरक्षा होती थी ना। सुरक्षा के लिए एक भारी भरकम नौकरशाही होती थी। क्या होती थी? नौकरशाही। नौकरशाही मतलब सेना भी होगी, उसमें ऑफिसर्स भी होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? वो उनको क्या, वो फ्री में काम करेंगे? बल्कि क्या मिलेगी उन्हें? सैलरी मिलेगी ना। और इस सैलरी सबसे ज्यादा क्या आती थी? आर्थिक बोझ था एक तरीके से। आर्थिक क्या थी? आर्थिक राजस्व के ऊपर डिपेंड होता था ना। अब लेकिन इनके पास राजस्व आता कहाँ था? पैसे आएंगे कहाँ से? कहाँ से आता था? कहाँ से आता था इनके पास? पब्लिक के ऊपर कुछ कर लगाएंगे, पहला तो कर से आएगा।
कर कुछ टैक्सेस लगाएंगे, जैसे खेती के ऊपर, मवेशियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर लगेगा ना। और दूसरा जो वैध तरीका था वो क्या था, क्या था वैध तरीका? ब्राह्मणों के ऊपर तो ये लगाते ही नहीं थे, मतलब ब्राह्मणों ने कंपोज का क्या क्या था, धर्म सूत्रों में क्या था ब्राह्मण, क्या था दूसरा तरीका? दूसरा तरीका ये था कि भैया पड़ोसी के ऊपर हमला कर दो और वहां से लूट लो, और जो मिलेगा वो वैध है, लीगल है वो। हाँ ठीक है। और राजा क्या करते थे, यही तो करते थे, एक के ऊपर दूसरे का हमला करा, उसका राज्य कब्जा कर लिया। आज भी तो यही होता है, ठीक है। क्लियर है? ये चीज यहाँ पे दिक्कत कोई नहीं ना। अब यहाँ ब्राह्मणों का एक प्रसंग आता है। ब्राह्मण क्या कर रहे थे इस टाइम पे? इस टाइम पे धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों की क्या करने लग गए थे, रचना करने लग गए थे, कंपोज करने लग गए थे, यहाँ पे करने लग गए थे। और भैया जो चीज जिस चीज की रचना करेगा वो अपने आप को क्या रखेगा, सबसे ऊपर रखेगा ना, रखेगा ना। एक कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना, जब ये लोग अपने धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों की रचना कर रहे थे तो इन्होंने सबसे ऊपर अपने आप को रखा ना, रखा ना। यहाँ तक क्या, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ तक नहीं बताया ना, क्लियर? ये धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र के बाद जो राजा होते थे यहाँ के, वो सेना रखते थे। सेना कैसे होती थी, दो तरीके की होती थी। कैसी होती थी, दो तरीके की होती थी। पहली स्थायी सेना, 25% वाली, अभी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी अस्थायी सेना, अस्थायी सेना। और ये जो अस्थायी सेना थी वो ज्यादा से ज्यादा किस वर्ग से आती थी, कृषक वर्ग से आती थी। किस वर्ग से आती थी, कृषक वर्ग से आती थी। किस वर्ग से, कृषक वर्ग से। आज के टाइम पे इसी चीज पे बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है भारत के अंदर, अग्निवीर स्कीम। मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा उसके ऊपर, लेकिन कुछ चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को। मैंने आपको पढ़ा रहा हूं कि सेना कितने प्रकार की होती थी, दो तरीके की होती थी। कब, प्राचीन टाइम पे। ये अग्निवीर स्कीम कोई नहीं है आज के टाइम पे, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यहीं से मिल रहा है ना। और सिर्फ इस टाइम पे नहीं, इसके बाद भी ये कॉन्सेप्ट चलता रहा है कि सेना दो तरीके की होती थी, एक स्थायी और एक अस्थायी। जब जरूरत पड़, तुमने 11th में भी पढ़ा है कि जो राजा को कई बार सेना चाहिए होता था वो सामांतों से मंगवा लेते थे, नाइट वर्क होता था ना, एक होता था ना। तो ये मुझे आज ये समझ नहीं आ रहा है कि आज के टाइम पे क्यों बवाल मच रहा है, जब ये प्राचीन समय से चलती आ रही है। बेस्ट है, क्यों बेस्ट है? एक तो परमानेंट मानता हूं कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी युवाओं को पेंशन वगैरह ठीक है, एक जवानी है, चाहिए हो उसमें, लेकिन यार एक वो चीज तुम्हें दे भी तो रहे हैं, दे क्या रहे हैं तुम्हें, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, तुम्हें स्किल्स दे रहे हैं। युद्ध होना जरूरी है क्या? फिर मेडिकल की फैसिलिटी दे रहे हैं जब तक आप सर्विस में हो, 44 लाख का बीमा दे रहे हैं, तब भी युवाओं को पता नहीं भड़काया जा रहा है। अरे मूर्खो, भड़को मत, समझो थोड़ा सा, बातों में मत आना किसी के, ठीक है। क्या करते थे, इनको भी तो कुछ ना कुछ दिया जाता होगा ना, सैलरी दी जाती थी इनको। ये चीज देखो, ये क्या होती थी, टोटली 100% हो जाती थी ना। देखो स्थायी सेना टोटल 100% होगी, इनके पास सेना तो 100% होगी ना। जब युद्ध होगा तो कितने 75% भी बुला लिए जाएंगे ना, और 25% तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे ना सेना के अंदर। ये चीज तो है। इसमें पता नहीं क्यों लोग मार रहे हैं, सरकारी संपत्ति जला रहे हैं। अरे यार पता है रीजन क्या, देखो सरकारी संपत्ति जलेगी तो क्या होगा, किसका नुकसान है, हमारे नुकसान है। क्यों? क्योंकि उसको रिकवर करने के लिए सरकार के पैसा बाहर से लाएगी नहीं, हमारे पे ही बोझ बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे ना, ट्रैवल अलाउंस बढ़ेगा, ट्रैवल का खर्चा बढ़ेगा, टिकट के रेट बढ़े जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, महंगाई रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पता नहीं क्या है। और वो तो मैं उन टीचरों को पता नहीं वो टीचर कौन है जिसको भड़काने में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे टीचर नहीं हो सकते। समझा तो रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत कुछ फर्क था कुछ यार, वो तो जमाने से चली आ रही थी। मैं तो कह रहा था 1950 में इसको लागू कर देना चाहिए था, इस वाले सिस्टम को। आज सिर्फ भारत में नहीं है अग्निवीर स्कीम, भारत में नहीं है, विश्व के कई सारे देशों में है कि लोगों को, जो सिटीजन है ना वहां के,
उनको इस स्कीम के तहत आर्मी में कंपलसरी है जाना। इवन तुमने नाम सुनाओ सीरिया का, वहां भी कंपलसरी है सेना में जाना। वहां तो इतना खतरनाक सिस्टम है कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो और आप सेना में नहीं गए तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को यही कर देना चाहिए, जिसको भी नेता विधायक बनना है ना, उससे पहले आर्मी में जाना चाहिए, 4 साल अग्निवीर स्कीम निकल के आनी चाहिए, उसके बाद नेता विधायक बनना चाहिए, भले मैं क्यों ना हो। अरे पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ कशिश, चाणक्य 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 का एक सब, चाणक्य की ना एक लाइन है कौटिल्य की, पुरुषों के मुकाबले ना महिलाओं में दिमाग ज्यादा होता है। लेकिन 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 वो यूज नहीं कर पाती। सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है भाई, कड़वी सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता। रीजन क्या है? उनको घर में दबा दिया जाता है। ये मौका मिल तो रहा है, उनको घर में दबा दिया जाता है, समाज के अंदर दबा दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन आज की महिला सशक्त है, आज की महिला अलग है। सीबीएसई वाली लड़कियां बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, क्लियर? हम मुकेश, ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखो क्या था कि इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद थी वो थी मगध। क्या थी? मगध। क्या थी? मगध। कभी नाम सुना है मगध का? कौन कौन है यहाँ से बिलोंग करता है इस एरिया से? मगध। आज मैं बता देता हूँ, आज का आधुनिक बिहार, झारखंड, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, ये तो इलाका मिलके काफी बड़ा इलाका था, ये मिलके बनाता था, क्या बनाता था? मगध। क्या बनाता था? मगध। अगर आप कहें आज का आधुनिक बिहार, ठीक है, ये चीज थी। मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र, इन द सेंस ऑफ पटना। लेकिन इस पाटलिपुत्र से भी पहले एक राजधानी थी जिसका नाम था राजगांव। क्या थी? राजगांव। और इस राजगांव का मतलब होता था बच्चों राजाओं का घर। राजाओं का घर, जिसको क्या बोला गया? राजगांव, जो कि पहली राजधानी थी। दूसरी क्या बनी? पटना। और घट गई घटना। पटना क्यों फेमस है? क्यों फेमस है पटना? पटना के अंदर गांधी सेतु एक बहुत बड़ा है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मगध किन कारणों से पावरफुल था, शक्तिशाली था? मगध तो शक्तिशाली था ही था, इस बात को तुम भी मानते हो, मैं भी मान रहा हूं कि हाँ मगध शक्तिशाली था। लेकिन क्यों था भाई? क्यों था? क्योंकि लड़ाई में वो एक्सपर्ट था। 4-5 रीजन है। पहली, ये चीज सुनो, सबसे पहली चीज इसके पास क्या थी? भूमि क्या थी? उपजाऊ थी। क्यों भूमि उपजाऊ थी? क्योंकि जो मगध था और जो पटना थी वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई थी, और ये गंगा नदी किनारे बसे होने के कारण जो उसकी जमीन थी वो क्या थी? उपजाऊपन ज्यादा थी। अच्छी क्या थी? उपजाऊपन थी। क्लियर? दूसरा, इनके पास सेना। सेना तो थी। सेना क्या थी? मजबूत थी। सेना के अंदर कितने तरीके की सेना थी? एक तो पैदल, ठीक है, घोड़ा, हाथी और रथ, ये सेना होती थी ना। इन सेना सारी जो सेना की जरूरत थी वो जंगल से पूरी होती थी। जंगल से हाथी भी मिलता था इनको, रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी, घोड़ा ये लोग यहाँ से भी मिलता, कई बार बाहर से भी मंगाते थे, ठीक है। पैदल के लिए भी लकड़ी वगैरह, खाने पीने की चीजें क्या मिल जाती थी उन्हें? जंगल से मिल जाती। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी यहाँ पे लोहे की खदानें। क्या थी? लोहे की खदानें। और जब ये लोहे की खदानें थी, आयरन, झारखंड नाम सुने? 2002 में बिहार से अलग हुआ था, पहले बिहार का ही पार्ट था, रांची है ना, टाटा जमशेदपुर, ये क्या है? बोकारो। ये है क्या?
ये वो इलाके हैं जहाँ पे झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा लोहा और आयसक की खदान है, यहाँ पे लोहा निकलता है और इनके टाइम पे भी थे। और मैंने क्या बताया था कि ये लोग लोहे से क्या हो चुके थे, प्रचलित हो चुके थे ना। जब ये लोग लोहे से प्रचलित हो चुके थे तो ये लोहे का प्रयोग किस चीज में करते थे, लोहे के प्रयोग से क्या बनाएंगे, अभी बताया था ना, उपकरण, कृषि के लिए भी और लड़ाई के लिए भी। लड़ाई के लिए क्या बनाएंगे, हथियार, तलवारें, भाला बनेंगे कि नहीं बनेंगी, अरे आया ना, हाँ हाँ, ये चीजें यहाँ पे थी। इन कारणों से क्या होता था, मगध क्या था, शक्तिशाली था, ठीक है, हाँ ना, ठीक है। अब था तो था, लेकिन ये व्यापारिक मार्ग पर भी विस्तृत था, ठीक है। क्या होता था, जल और स्थल मार्ग थे ना, हवाई जहाज था, बोल तो दो, हाँ नहीं था, नहीं था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, इसको व्यापार करने के लिए दो तरीके का प्रयोग करते थे। एक तो किस चीज का, पानी से, ठीक है। जलमार्ग क्या था, सस्ता और सुव्यवस्थित तरीका था ना, आसानी से कहीं भी पहुंचे जा सकता था, ना जाम लगना, ना कीचड़ होने, ना कुछ। ऐसे इनके पास स्थल मार्ग था, जो कि व्यापार करने में क्या होती थी, इजीली होता था। और जब वो व्यापार करेंगे, एक जगह से सामान दूसरी जगह आएगा तो क्या होगा, आसानी से उपलब्ध हो जाता था ना, पहुंच जाता था आसानी से कि नहीं हो जाता था, ये चीज यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बताओ, नेक्स्ट क्लास में करें इससे आगे।